Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Poetry IELTS classes. I'm Tanu Gurmani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So I'm back with my live session number 6. आज हम अपना सेशन नंबर 6 करने वाले हैं और इस सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं इट इज ऑल अबाउट सम स्टेप्स सम स्ट्रैटेजीज कि कैसे आप अपना टास्क 2 प्लान करते हो वो भी अकॉर्डिंग टू बैंड 8 राइट. So let's talk about this session. But before starting this session, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि those who are new, जो ये first time session देख रहे हैं, please go back to the remaining sessions. वो 1 to 7 वाले 1 to 5 वाले सारे sessions को जाकर देखो, so that you will be on track with me. ठीक है? So let's start this session कि आज मैं आपको कौन से वो 8 steps बताने वाले हूँ जिससे आप बैंड 8 स्कोर कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 2 में. ओके, सो यू नो कि राइटिंग टास्क 2 क्या होता है. हमारा राइटिंग टास्क 2 मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया है कैसे राइटिंग होता है. ये सेम होता है दोनों एकेडमिक और जनरल कैंडिडेट्स के लिए. 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है. 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं. आपको एक टॉपिक पे एक ऐसे टॉपिक होता है उस पे आपको क्या करने हैं, अपने आइडियाज अपने व्यू पॉइंट्स लिखने हैं. डिसाइड करना है कि आपका क्या है क्वेश्चन, राइट. सो लेट्स लुक टुवर्ड्स 8 स्टेप्स जो आपको देने वाले हैं बैंड 8 इन योर राइटिंग टास्क 2. ठीक है, तो हम उन 8 स्टेप्स की बात करते हैं. हम क्लोजर लुक लेंगे अपने किस चीज पे, असेसमेंट क्राइटेरिया पे, दैट मीन्स मार्किंग क्राइटेरिया पे कि आपको स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, राइट. बिकॉज अगर आपको अचीव करना है बैंड 8 टास्क में, राइटिंग टास्क 2 में, तो आपको एक ऐसे लिखना है जो पॉजिटिव फीचर्स हो जिसके अंदर किसके, बैंड 8 क्राइटेरिया के. जो आपका मार्किंग क्राइटेरिया बैंड 8 का है वो सारे फीचर्स होने चाहिए, तभी आपका आंसर क्या होता है, बैंड 8 के अकॉर्डिंग होता है, राइट. सो लेट्स लुक एट दिस. बैंड 8 के अकॉर्डिंग हमारे जो 4 पैरामीटर्स हैं वो क्या चीज कन्वे करते हैं. टास्क रिस्पॉन्स. अब आपका टास्क रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए. टास्क रिस्पॉन्स में सफिशिएंटली एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क. आपको सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है. मतलब आपने जब क्वेश्चन को रीड करा तब आपको ये चेक करना है कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है या कुछ मिस आउट कर दिया, राइट. प्रेजेंट्स अ वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन विद रेलेवेंट एक्सटेंडेड एंड सपोर्टिव आइडिया. जो भी आपने अपना रिस्पॉन्स लिखा है, अपना आंसर लिखा है, वो रेलेवेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या नहीं. उसका कोई रेलेवेंस ही ना हो, विदाउट इररिलेवेंट आंसर लिखा हो, विदाउट एनी लिंकिंग आपने उसको एक्सटेंड कर दिया है और कोई उसके सपोर्टिंग में आइडियाज नहीं दिए, तो आपका टास्क रिस्पॉन्स लो हो जाता है. बट अगर आपका टास्क रिस्पॉन्स रेलेवेंट है, एक्सटेंडेड है और विद सपोर्टेड आइडियाज, तो वो क्या होता है, बैंड 8 के अकॉर्डिंग है. सेकेंड इज कोहेरेंस एंड कोहेजन. कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या होता है. कोहेरेंस एंड कोहेजन मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया भी था. जब आप अपने आंसर को वेल ऑर्गेनाइज करते हो, और किसके थ्रू ऑर्गेनाइज करते हो, लिंकिंग आइडियाज के थ्रू, मतलब लॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज करते हो, राइट. तो बैंड 8 के अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आइडियाज को लॉजिकली अरेंज किया होना चाहिए. मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेजन एज वेल. यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली और एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए, राइट. लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं बैंड 8 के. यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू कन्वे प्रिसाइज मीनिंग. अब आपको वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी का यूज भी करना है. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में अपनी वोकैबुलरी को यूज कर रहे हो, राइट कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करना है, ठीक है. Skillfully use common lexical items, but there may be occasional inaccuracy in a word choice and collocation. अब आप यूज जो कर रहे हो अनकॉमन वर्ड्स को, तो चेक करो कि आप उनको कहीं पे, अगर आपने कुछ इनएक्यूरेसी करी है, कहीं पे इनएक्यूरेट करा है, तो वो ओकेजनल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट. प्रोड्यूसेस रेयर एरर इन स्पेलिंग एंड अ वर्ड फॉर्मेशन. बहुत ही कम एरर हो जिसमें, बहुत ज्यादा देखो माइनर एरर होते हैं ना, तो वो कई बार अवॉइड भी हो जाते हैं अगर आपकी बाकी सारी चीजें क्या है, एकदम एक्यूरेट है. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज करना. मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस एरर फ्री होने चाहिए. मेक ओनली वेरी ओकेजनल
एरर और इनएप्रोप्रिएट। तो आपने बहुत ही कम एक ओकेजनल सा एरर किया, हाँ भाई वी आर नॉट कंप्यूटर्स, ठीक है, वो एरर करे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, तब आपको बैंड 8 स्कोर हो सकता है। अब हम बैंड 8 के बारे में बात करने वाले हैं, बैंड 8 डिस्क्रिप्टर्स जो अभी हमने देखे, ठीक है। ये बैंड 8 डिस्क्रिप्टर्स कैसे हमें बैंड 8 प्रोवाइड करते हैं, वील लुक एट दैट। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे टास्क रिस्पॉन्स से, मूविंग थ्रू ऑल द क्राइटेरिया कि एग्जामिनर आपके रिस्पॉन्स में, मतलब आपकी ऐसी राइटिंग में क्या क्या चीजें ढूंढते हैं। नाउ स्टेप नंबर 1, मैंने 8 स्टेप्स की बात करी थी कि मैं आपको 8 स्टेप्स बताने वाली हूँ बैंड 8 के लिए। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। जो भी आंसर आपने लिखा है वो रेलेवेंट होना चाहिए। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑफ द टॉपिक कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आपको उसी रिस्पेक्ट में आंसर लिखना है। सिर्फ एक कीवर्ड को पकड़ के वो अपने आंसर्स को फ्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने सेंटेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको रेलेवेंट आंसर प्लान करना है। आंसर व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, आपको वही आंसर देना है जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। डोंट प्रोड्यूस एन essay दैट इज क्लोज टू अ टॉपिक यू हैव प्रीवियसली प्रिपेयर। आपको वो ऐसे प्रोड्यूस नहीं करना जो कि क्या हो, टॉपिक से क्लोज हो। समझ रहे हो ना, रेलेवेंट होना चाहिए आपका। मेक श्योर योर एग्जाम्पल्स एंड आइडियाज आर relevant. If you generalize too much and are not specific enough, this will affect how your ideas are presented to the examiner. तो आपको जनरल में कुछ नहीं लिखना, राइट, करेक्ट। आपको जो भी लिखना है वो बिल्कुल किससे रिलेटेड लिखना है कि आपके आइडियाज प्रेजेंट होके एग्जामिनर के सामने आए। नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स है। डूज क्या है, मेक श्योर कि आपके आइडियाज क्या हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो टू द क्वेश्चन पार्ट। Uses ideas and example that you're familiar with and that related to the topic. आप ideas example वो use करोगे जिससे आप familiar भी हो और directly किससे related हो, आपके topic से related हो। Extend your answer to include a number of ideas that will support the question. अब आप अपने आंसर को expand करोगे, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ आइडियाज को ऐड करोगे जो किसको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके क्वेश्चन को। तो आपने वही आइडिया जनरेशन करनी है, राइट। व्हाट आर द डोंट्स, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओवर जनरलाइज भी नहीं होना चाहिए, मेमोराइज जैसे नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को ऐसा लर्न कर लेते हैं कि हाँ यही स्टेटमेंट्स हम लिखने वाले हैं, तो मेमोराइज जैसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Present recent research or statistics related to the topic at least 40% of all men. तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली चीजें आपको नहीं लिखनी है कि हाँ रिसेंट रिसर्च में हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में कुछ दिया टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा था कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक, इररेलेवेंट आंसर नहीं होना चाहिए। सेकंड इज आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, डिसाइड करना है कि कितने पार्ट्स है उसमें और आपको कौन कौन से पार्ट्स के आंसर देने हैं, राइट। यू मस्ट आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन सो दैट आप क्या रीच करो, बैंड 6 और हाई। बिकॉज बैंड 6 में ये बोला जाता है कि एड्रेस इज ऑल पार्ट्स, बट आपने एड्रेस कैसे करा है वो बैंड 7 और बैंड 8 डिफाइन करता है, राइट। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल। हम कुछ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स देखेंगे, उसमें हाउ मेनी पार्ट्स, मतलब कितने पार्ट्स हैं ईच में। इफ यू नीड टू प्रेजेंट योर ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन देना है। रिमेंबर, it is very important to present a clear position when answering the statement to show that you understand the question being asked and to keep that position clear throughout the essay. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्लियर पोजीशन बना के रखो और आंसर करो स्टेटमेंट को, और अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो सही आंसर करा है आपने या नहीं करा, राइट। सो क्वेश्चन टाइप क्या है, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, to what extent do you agree or with
डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास कितने पार्ट्स हैं? वन पार्ट क्वेश्चन है। ओपिनियन पूछा गया है या नहीं पूछा गया? यस। एग्री और डिसएग्री और डिसाइड व्हाई यू एग्री और डिसएग्री इक्वली, राइट? तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि आप एग्री क्यों करते हो? बिकॉज आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। डू यू एग्री और टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो एक ही पार्ट है, राइट? या तो आप एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे, डिसाइड करो कि भैया क्यों आपने एग्री करा और क्यों डिसएग्री करा, राइट? सेकंड, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब इसमें आपके कितने पार्ट्स हैं? इसमें आपके थ्री पार्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आपको क्या करना है? डिस्कस करना है बोथ व्यूज को एज स्टेटेड, ठीक है? ओपिनियन, यस, आपसे आपका ओपिनियन भी पूछा गया। सो यस, प्रेजेंट योर ओपिनियन, इट मे बी वन ऑफ द व्यूज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? तो आपको अपना ओपिनियन भी लिखना है और तीनों पार्ट्स को यहाँ पे क्या करना है? डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई इज दिस सो, गिव रीजंस फॉर दिस एंड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपके कितने पार्ट्स हैं? वाई इज दिस सो, थ्री पार्ट्स हैं यहाँ पे, बिकॉज वाई इज दिस सो, रीजंस दो और सॉल्यूशंस दो। सो अगेन एक पोजीशन है जिसमें आपको प्रेजेंट किया जाएगा व्हाई इज दिस सो, तो आपने सबसे पहले आंसर देना है व्हाई इज दिस सो का, फिर आप रीजंस बताओगे उस इशू के, और थर्ड में आप क्या बताओगे? सॉल्यूशंस बताओगे। सो बेसिकली यहाँ पे थ्री पार्ट्स को आपको क्या करना है? आंसर करना है। अगर आपने ये स्टेटमेंट मिस कर दिया कि गिव रीजंस फॉर दिस एंड सॉल्यूशंस, आपने सिर्फ सॉल्यूशंस लिख दिए, रीजंस नहीं लिखे, तो अगेन आपने टास्क रिस्पॉन्स फुल्ली कवर्ड नहीं करा। सो मेक श्योर आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, राइट? डू द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवे द डिसएडवांटेजेस। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे टू पार्ट क्वेश्चन है। आपको क्लियरली बताना है कि एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एडवांटेजेस से, ठीक है? सो यू मस्ट क्लियरली से दैट देयर आर मोर एडवांटेजेस और मोर डिसएडवांटेजेस। आपको जो भी लगता है ज्यादा है तो आप वो यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, बट यहाँ दो पार्ट्स है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, why is this so, what effect does it have on the individual and society? अब यहाँ पे भी बहुत ध्यान से पढ़ो। why is this so, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या इफेक्ट है उसका इंडिविजुअल पे और सोसाइटी पे? दैट मीन्स आपको इंडिविजुअल्स के बारे में भी लिखना है और सोसाइटी के बारे में भी लिखना है। दैट मीन्स आपको थ्री पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो यू मस्ट गिव रीजंस फॉर द स्टेटमेंट, है ना, एंड देन प्रेजेंट द इफेक्ट इट हैज ऑन इंडिविजुअल एंड ऑन द सोसाइटी। तो आपको इफेक्ट्स सोसाइटी पे भी क्या होने वाले हैं और इंडिविजुअल्स पे भी क्या है वो भी लिखना है। तो आपको यहाँ पे थ्री पार्ट्स को आंसर करना है, राइट? आप इंडिविजुअल और सोसाइटी को मिक्स करके नहीं लिख सकते, आपको दोनों को अलग अलग ही प्रेजेंट करना है। अगर आपको 8 बैंड्स चाहिए अपने राइटिंग टास्क 2 में, तो आपको आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन करना है। क्लियर? सबसे पहले आपको रेलेवेंट आंसर लिखना है। सेकेंड इज जब आप आंसर कर रहे हो तो आपको सारे पार्ट्स को आंसर करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? अब डूज क्या है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड हाउ मेनी पार्ट्स आर इन। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो तब आपको पता चलता है कि कितने पार्ट्स को आपको आंसर करना है। प्रेजेंट योर ओपिनियन एंड सपोर्ट इट थ्रू आउट द होल एसे। अपना ओपिनियन लिखो और उसको सपोर्ट करो, है ना? जब तक आप सपोर्टिंग आइडिया स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपका ओपिनियन कैसे प्रेजेंट होगा? If asked to present both views, make sure each view is presented equally, ठीक है? अगर आपको डिस्कस बोथ व्यूज दिया है तो दोनों को आप एक एक पैरा में क्या करोगे? इक्वली प्रेजेंट करोगे। वॉच फॉर प्लूरल्स। इफ यू आर आस्क्ड टू गिव एडवांटेजेस यू मस्ट प्रेजेंट मिनिमम 2। अगर आपसे बोला गया है एडवांटेजेस लिखो तो आप एटलीस्ट 2 लिखो। वॉच फॉर एंड। अगर आपको एंड दिया गया है यू नीड टू कॉमेंट ऑन मोर देन वन एलिमेंट, तो दैट मीन्स आपको दो चीजों के बारे में डिस्क्राइब करना है। राइट मोर देन 250 वर्ड्स, तो आपको 250 से ज्यादा लिखने, 250 से कम बिल्कुल नहीं लिखने। डोंट्स। अब डोंट्स क्या है? इग्नोर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आपको इग्नोर नहीं करना अपने पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन को। डोंट एज्यूम दैट योर ओपिनियन इज क्लियर, यूज द फर्स्ट पर्सन टू इंश्योर द एग्जामिनर नोज इट्स योर ओपिनियन। आपको ये बताना है, ये लिखना है
एज अ फर्स्ट पर्सन कि आप अपना क्या दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो. Don't tell the examiner that you are going to say what you have said. Don't produce a short essay. आपको short essay नहीं लिखना. Okay. Third step क्या है? Organize your essay logically with clear progression using linking phrases. अब आपको जो ideas express करने हैं, जो order करने हैं, वो clearly होने चाहिए. Starting किससे होनी चाहिए? Introduction के साथ. और move करते हुए last में आप क्या लिखोगे? Conclusion लिखोगे. अगर आपको बोला गया है प्रेजेंट करो बोथ व्यूज एंड योर ओपिनियन, तो स्टेट करो अपना ओपिनियन बिगनिंग में. राइट. बिगनिंग में ही अपने ओपिनियन को क्या करो, लिखो, एंड देन मूव ऑन टू प्रेजेंट बोथ व्यूज. और उसके बाद क्या करो, अपने आप व्यूज को प्रेजेंट करो. राइट. यू कैन देन कम बैक टू योर ओन ओपिनियन एंड देन कंक्लूड द एसे. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऐसे कंक्लूड कर सकते हो. दिस इज अ लॉजिकल वे टू प्रेजेंट दीज आइडियाज. तो ध्यान रखो, अगर आपको प्रेजेंट बोथ व्यूज बोला है और ओपिनियन भी लिखने को बोला है, तो आप क्या करोगे, स्टेट योर ओपिनियन एट द बिगनिंग ऑफ द एसे. बिगनिंग में ही आप अपना ओपिनियन लिखोगे एंड देन आप अपने क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे बोथ व्यूज को. फिर आप कम बैक कर सकते हो अपने ओपिनियन पे जाके एंड देन चेक कर सकते हो लास्ट में अपना क्या लिखोगे, कंक्लूडिंग द एसे. राइट. नाउ व्हाट आर द डूज? यूज अ रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस बट डोंट ओवर यूज देम. ऐसा नहीं कि आप हर स्टेटमेंट में अपने क्या करो, लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज कर रहे हो. यूज करना है बट एक्यूरेटली यूज करना है. एडवर्ब फ्रेजेस रादर देन सिंगल बेसिक लिंकर्स की बजाय आप एडवर्बियल फ्रेजेस का यूज करो. रेफरेंस एंड सब्स्टिट्यूशन टू अवॉइड रेपिटेशंस, जैसे दिस, देम, द इशू, द प्रॉब्लम, तो इन सब का यूज करो. यूज पंचुएशन टू मेक योर राइटिंग कोहेरेंट. पंचुएशन, मेक श्योर कि आपके आइडियाज क्या है, सीक्वेंस है करेक्टली. मेक श्योर आपके आइडियाज लॉजिकल हैं और इजी टू फ्लो हैं. सेपरेट पैराग्राफ करो इंट्रोडक्शन के लिए और कंक्लूजन के लिए भी. यूज वन पैराग्राफ फॉर ईच आइडिया और द टॉपिक एरिया. एक एक पैराग्राफ आप किसके लिए यूज करोगे, एक आइडिया के लिए. ओके. नाउ व्हाट आर द डोंट्स? डोंट ओवर यूज बेसिक लिंकिंग वर्ड्स लाइक firstly, instead trying the first reason for the primary reason for this. ठीक है, तो आपको ओवर यूज नहीं करना. Don't start every sentence with a linker. Try to put it in the middle of the sentence. For example, some believe, however, that individuals must also take responsibility. Or I believe, on the other hand, that individuals do have a responsibility to. तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद द लिंकर. आपको हर सेंटेंस में लिंकर को नहीं डालना. जस्ट चेक कि कहाँ सूटेबल है. use numbers, symbols or abbreviation. Do not use numbers, symbols or abbreviation. Don't use headings or subheadings. Don't underline words or phrases. Don't use one sentence paragraph. आपको one sentence paragraph नहीं करना. Don't start every sentence with a linking device. Don't start every sentence with a linking device. Now fourth step is organize your essay into paragraph. आपको क्या करना है, organize करना है अपने essay को paragraph में. Use paragraphs to organize your essay into clear parts. आपको clear parts में क्या करना है, organize करना है. Make sure करो कि आप each paragraph को clear और develop topic दोगे और with minimum 2 sentences. You can use acronym. अब आपको कैसे अपना writing start करनी है, पील के साथ. पील मतलब पी का मतलब होता है इंट्रोड्यूस योर टॉपिक और योर टॉपिक सेंटेंस. फिर आप क्या दोगे, एक एग्जाम्पल दोगे जो सपोर्ट करेगा. फिर आप एक्सप्लेन करोगे व्हाई दिस एविडेंस सपोर्ट्स योर पॉइंट. ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है. थर्ड इज ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट टॉपिक और पैराग्राफ. दैट मीन्स आप क्या करोगे, लिंक करोगे. सो आप जब भी अपने ऐसे को लिखोगे यू कैन यूज विद दिस एक्रोनिम पील. ठीक है, पॉइंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंड लिंक. You must use enough paragraphs to clearly show your structured response.
आप इनफ पैराग्राफ लिख के ये शो कर सकते हो। दिस विल ऑल्सो शो कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करा है अपने थॉट्स को, और कैसे उनको लॉजिकली क्या करा है, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करा है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हम कुछ आइडियाज देखने वाले हैं कि हाउ मेनी पैराग्राफ्स यू शुड इंक्लूड इन एन ऐसे, कितने पैराग्राफ्स आपको लिखने चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आपका ये क्वेश्चन टाइप है तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ्स लिखने चाहिए। कैसे? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। सेकेंड पैरा में आप लिखोगे रीजन कि आपने क्यों एग्री और क्यों डिसएग्री करा। थर्ड में अनदर रीजन लिखोगे आपने क्यों एग्री और डिसएग्री करा। फॉर दिस कंसेशन पैराग्राफ जो आप एक और लिखने वाले हो कि क्यों आप, व्हाई आई डोंट एग्री और डिसएग्री, क्यों आपने एग्री नहीं करा, क्यों आपने डिसएग्री नहीं करा। एंड फिफ्थ में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। तो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ होता है जब आप एग्री और डिसएग्री को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, राइट। Second is discuss both views and give your opinion. Now what you have to do is आपने introduction लिखा, first view describe करा, second view describe करा second para में, third sorry third second view आपने third para में describe करा, then fourth para will be about your opinion. अपने opinion को separate paragraph में describe करोगे and then you will write your conclusion. So if you write these answers according to these, आपका 8 band आना is like I would say yes, definitely you will have that score. अगर आप इस अकॉर्डिंग अपने एसेज को क्या करते हो, प्लान करते हो, और इस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को क्या करते हो, फ्रेम करते हो, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अगर आपका क्वेश्चन टॉपिक है व्हाई इज दिस सो, गिव रीजंस फॉर दिस एंड सॉल्यूशन, तो आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, सेकेंड पैरा में आपने रीजंस लिखे व्हाई इज दिस ओके, फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में गिव रीजंस फॉर दिस, एंड देन नेक्स्ट इज सॉल्यूशन, एंड देन कम्स योर कंक्लूजन। ठीक है, तो अगेन आपको 5 पैराज मेंटेन करने हैं। डू एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि मोर एडवांटेजेस है कि लेस डिसएडवांटेजेस है। अगर आपको लगता है कि यू बिलीव दैट देयर आर मोर एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो आप 3 एडवांटेजेस लिखोगे फर्स्ट बॉडी पैरा में, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा में आप 2 डिसएडवांटेज लिखोगे, एंड देन योर कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन नहीं लिखना, तो प्लीज डू नॉट राइट, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आपसे ओपिनियन नहीं पूछा गया। Next question is why is this so, what does it affect on individual and society? So first you will write introduction, why is this so is the second paragraph, effects on individual next para, effect on society next, and the last one is your conclusion paragraph, right? So you will maintain 5 paras यहाँ पर, okay? Now use paragraphs. Do use paragraph, do use linkers between and within your paragraphs, कि आप एक लॉजिकल फ्लो शो करते हो, लीव अ स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, यूज अ पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक, यूज एन इंट्रोडक्शन एंड अ कंक्लूजन, आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी लिखना है। डोंट यूज सिंगल सेंटेंस पैराग्राफ, सिंगल सेंटेंस का कोई पैराग्राफ नहीं होता, एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस आपको एक पैरा में लिखने होते हैं। Don't use very long paragraph that covers a whole page, है ना। आइल्स के एग्जाम में पूरा पेपर आपने कवर कर दिया एक ही पैराग्राफ से, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आपको 250 वर्ड्स में पूरे अपने आंसर को लिखना है, मोर देन 250 में। सो मेक श्योर आप हर पैराग्राफ, हर आइडिया को अच्छे से इलैबोरेट करो। लेट्स लुक एट द फिफ्थ वन। अ फिफ्थ स्टेप क्या है कि यूज लेस कॉमन वोकैबुलरी एंड स्पेल इट करेक्टली। हमने बात करी कि आपको आइडियाज कैसे बताने हैं, आपको फ्रेम कैसे करना है अपने पैराग्राफ को, आंसर सारे पार्ट्स को करना है। अब यू विल सी कि बैंड डिस्क्रिप्टर 8 में क्या लिखा हुआ था कि राइटर स्किलफुल यूजेस अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स। व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज वी यूज कॉमन एंड अनकॉमन टर्म्स। जब भी हम कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं हम कॉमन और अनकॉमन टर्म्स का यूज करते हैं। कॉमन टर्म्स वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एवरी डे में। तो रेफर टू, किस चीज को रेफर करने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस या डेली हैबिट्स को। अनकॉमन टर्म्स वो होते हैं विच वी यूज और दे आर यूज व्हेन वी डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक्स और व्हेन वी यूज इडियोमैटिक लैंग्वेज, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स। मैंने फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमैटिक लैंग्वेज आपको स्पीकिंग में भी कराए हैं, राइट। स्पीकिंग के सेशन में जाके चेक करो।
So words that are old fashioned and are not used in everyday speech should not be used. If you choose a synonym, the meaning must be same, meaning same होना चाहिए, must not alter the idea being present. ऐसा ना हो कि आपका आइडिया ही चेंज कर दे, है ना? जो आइडिया आप प्रेजेंट करने वाले हो उसका आपने सिनोनिम लिखा बट मीनिंग कुछ उसका थोड़ा डिफरेंट था, तो आपका आइडिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. For example, adolescent, teenager have close meaning and can be used interchangeably. However, toddler and baby have quite different meaning. आप adolescent और teenager इनका थोड़ा same meaning होता है तो आप उनको use कर सकते हो, but toddler and baby इन दोनों का क्या होता है, different meaning होता है, तो you can't use it together or at the same place. Collocation is also mentioned in band 8. Collocation जैसे मैंने आपको बताया था, the words which go in pair, है ना? And it is assumed कि you know which words go together, and if you know this and which words are suitable to use for different topics. Yes, तो आपको क्या करना है, collocations का use करना है. इफ यू आर डिस्कसिंग चाइल्ड क्राइम, अगर आप डिस्कस कर रहे हो चाइल्ड क्राइम से रिलेटेड और आपने टर्म यूज कर दिया, यू कुड यूज द टर्म माइनर एज दिस इज अ लीगल टर्म, है ना? क्या डिस्क्राइब करने के लिए कि हाँ चिल्ड्रन जो किससे बिलो होते हैं, एज ग्रुप 18, है ना? एज 18 से बिलो वाले जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं. तो अगर आप डिस्कस कर रहे हो चाइल्ड क्राइम तो आप इस टर्म को यूज कर सकते हो. इफ यू यूज फ्रेजल वर्ब्स, मेक श्योर कि आप करेक्ट प्रपोजिशन यूज कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर आपने करेक्ट प्रपोजिशन नहीं यूज करा उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, राइट? थ्रो आउट, थ्रो अवे मीन्स डिस्कार्ड, throw up means vomit, get sick, right? Idioms मतलब क्या होता है, cultural language. It should be used only if you understand them completely and if they fit the topic you are discussing. Idioms में मैंने पूरा एक सेशन कराया हुआ है आपको, राइट? तो अगर वो completely मतलब आपको समझ आते हैं और आप क्या कर रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पे फिट होते हैं, तभी आप उसे वो you can use that. Now, what are the do's? Do use precise word choices. Do use language that we use in everyday speech. Do use words that you understand. ठीक है? उन words and phrases का use करो जो related to topic हो. Collocations का use करो, phrasal verbs का. अब collocations क्या होते हैं? Words that go naturally. Environment pollution, major issue, promising for a future, right? So start practicing for those terms अगर आपको band 8 score करना है. Don't make spelling mistakes, don't make typos, don't mix up American और British spelling, ठीक है? Don't use a word अगर आपको समझ नहीं आता या उसकी spelling नहीं पता. Don't use imprecise words like stuff, thing, ऐसे words नहीं use करने. Don't use slangs नहीं use करने आपको. Don't use old fashioned languages like the masses, the myopic view, ऐसे आपको old fashioned वाली languages नहीं use करनी. Synonyms को overuse नहीं करना, ठीक है? डोंट यूज ईडियम्स और क्लचेस आपको नहीं यूज करने यहाँ पे. डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस का भी यूज नहीं करना.
Sixth step is don't use memorized language, phrases or example. This is most important. Students सिर्फ learn कर लेते हैं कुछ statements को और वही statements अपने क्या करते हैं ऐसे topic में लिख के आ जाते हैं. Do not use any. आपको कोई memorized language, phrases या example नहीं लिखने हैं. They are easy for examiner to spot. Examiner को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये learn क्या हुआ statement है, memorize है, उनको बहुत easily मिल जाता है और उनसे उनसे पता लग जाता है कि हाँ भाई आपकी कितनी एबिलिटी, आप कितना फ्लुएंटली लिख सकते हो, राइट. ओवर यूज फ्रेजेस, ईडीएम, प्रोवर्ब्स शुड बी अवॉइडेड. आपको अवॉइड करने हैं. दे आर ऑफन यूज व्हेन फॉर स्पीकिंग. ठीक है, आप उनका यूज कर सकते हो जब स्पीकिंग हो. दीज इंक्लूड फ्रेजेस लाइक द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लव इज ब्लाइंड, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, ओल्ड इज गोल्ड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. तो आपको ये phrases का यूज नहीं करना. ओके, डू नॉट यूज these phrases. Additionally, following terms should not be used when writing as they are vague and do not address a task properly. तो आप ये देखो कि आपको इन टर्म्स का यूज नहीं करना है. यू शुड ऑलवेज बी क्लियर लैंग्वेज और एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइसेस हो जब आप अपने आइडियाज को क्या करो, एक्सप्लेन करो. आप देखो बैड और गुड, देखो बैड में देखो नाउ डेज. ठीक है, नाउ डेज की जगह गुड स्टेटमेंट है आपका, गुड फ्रेज है आपका रीसेंट टाइम. कांट आपको नहीं लिखना, कैन नॉट. कंट्रोवर्शियल इशू की जगह मेजर इशू. प्रोज एंड कॉन्स की जगह बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. फर्स्टली की जगह द प्राइमरी रीजन व्हाई. सेकेंडली की जगह लैक ऑफ एजुकेशन इज अनदर रीजन व्हाई. आगे क्रक्स ऑफ द डिसीजन, क्रक्स ऑफ द डिसीजन की जगह आप मेन की और इशू लिख सकते हो. स्टफ थिंग की जगह आप यूज द करेक्ट वर्ड लिखो. ठीक है, एग्जाम्पल की जगह ईजी की जगह आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स और फेसेस, ये आपको नहीं लिखना. देयर आर बोथ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस. अ डबल एज स्वेड नहीं लिखना. अ सॉल्यूशन कैन कॉज इशू एज. इन अ नटशेल की जगह आप क्या लिख सकते हो, इन कंक्लूजन. सो मेक श्योर आप ये चीजों पे ध्यान रखो कि आपको कैसे अपनी वोकैबुलरी, कैसे वर्ड फॉर्मेशन करना है, राइट. सेवेंथ स्टेप, यूज अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की वेराइटी को यूज करना है. बैंड 8 में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपने रेंज ऑफ स्ट्रक्चर यूज किया है करेक्टली वो प्रेजेंट करे आपके आइडियाज को, ओपिनियन को, और एग्जामिनर को क्या शो करो आप, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर. मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस क्या है, एरर फ्री है. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप मिक्स करो कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस को. बट रिमेंबर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत ज्यादा लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, राइट. पंचुएशन एक्यूरेट होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन एक्यूरेट होने चाहिए, कॉमास, फुल स्टॉप, ये सब चीजें आपकी करेक्टली होनी चाहिए, राइट. सो द मोस्ट कॉमन एरर्स जो फाउंड हुए हैं, यू कैन सी हियर ग्रामर. कॉमन एरर, रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड, यूजिंग द प्रोनाउन इनएक्यूरेटली. जब वो क्या करते हैं, प्रोनाउंस इनएक्यूरेटली यूज करते हैं. हु, दैट, विच. कंडीशनल क्लॉज, जैसे कि चूजिंग द रॉन्ग टेंस फॉर द क्लॉज टाइप. ठीक है, जब आप रॉन्ग क्लॉज चूज करते हो. चूजिंग रॉन्ग टेंस, हैड आएगा कि हैव हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट. ठीक है, चूजिंग द रॉन्ग पास्ट पार्टिसिपल, मेकिंग एरर्स विद आईएनजी. आईएनजी के साथ गलत लगा देते हैं, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना. एरर विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन. यूजिंग अ और द इनएक्यूरेटली और या फिर यूज ही नहीं करते उनका. द गर्ल्स आर, सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसे आपको यूज करना है. प्रपोजिशंस, चूजिंग द रॉन्ग डिपेंडेंट प्रपोजिशन, इनएक्यूरेट प्रपोजिशन का यूज करना. पंचुएशन, यूज इनएक्यूरेटली और नॉट यूज एट ऑल, और आप पंचुएशन यूज ही नहीं करें, राइट. सो मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रखो. एट वन, नाउ यूजिंग द फॉलोइंग चेकलिस्ट, आप क्या करो, मेक श्योर करो कि आपकी राइटिंग में सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं बैंड 8 के कि नहीं जब आपने अपना आंसर पूरा फ्रेम करा. ठीक है, तो आपको इस चेकलिस्ट को चेक करना है. टास्क रिस्पॉन्स में मेक श्योर कि आपने सारे पार्ट्स को, क्वेश्चन, सारे पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को सफिशिएंटली आंसर करा. आपके आइडियाज एंड सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली रेलेवेंट टू द क्वेश्चन और नॉट. डिड यू अवॉइड ओवर जनरलाइजिंग द टॉपिक, आपने अवॉइड करा. Does the examiner know exactly what you think, or do you present this position clearly for the whole essay? Support करो ideas को examples के साथ. And did you write over 250, आपने 250 से ऊपर लिखा है कि नहीं. Coherence and cohesion के लिए check करो कि can the examiner follow your ideas easily, beginning से लेके end तक वो easily
पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्लियरली इंट्रोडक्शन, मेन आइडियाज और कंक्लूजन आपने लिखा है। रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करे हैं कि नहीं, आपने अवॉइड करा है रिपीटेशन स्टार्टिंग विद सेंटेंसेस या लिंकिंग डिवाइस, वो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली वाला, है ना। आपने रेफरेंसिंग यूज करी है कि इशू ये है, प्रॉब्लम ये है, करेक्टली करा है कि नहीं। सफिशिएंट पैराग्राफ्स लिखे हैं। डिड यू यूज वन पैराग्राफ टू डेवलप ईच आइडिया, एक पैराग्राफ आपने एक आइडिया के लिए लिखा है। क्लियर इंट्रोडक्शन और क्लियर कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आपने बनाए हैं या नहीं, राइट। लेक्सिकल रिसोर्सेज में आप चेक करोगे कि रेंज ऑफ वोकेबलरी ऑन द टॉपिक है या नहीं, वोकेबलरी की चॉइस क्या है आपकी, मेमोराइज लैंग्वेज तो नहीं है, कॉलोकेशन करेक्टली यूज करा है कि नहीं, अप्रोप्रिएटली अनकॉमन वर्ड्स का यूज करा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, टाइपोस तो नहीं है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं, राइट। सो लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपको ये चेक करना है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में अपने सिंपल और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करे हैं। रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्रेजेंट टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, आपने ये सब यूज करा है कि नहीं। लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स तो नहीं लिखे या सेंटेंसेस तो नहीं लिखे, सेंटेंसेस एरर फ्री है, पंक्चुएशन करी है करेक्टली, कैपिटल लेटर्स टू स्टार्ट सेंटेंसेस और प्रॉपर नाउन चेक करो, ठीक है। कॉमास लगाए हैं कि नहीं लगाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जहां नीडेड है, फुल स्टॉप्स यूज करे हैं कि नहीं करे फिनिश करने के लिए सेंटेंसेस को, ओके। तो अगर आप इन स्टेप्स के थ्रू, इफ यू फॉलो दीज 8 स्टेप्स, आई एम श्योर यू विल बी ऑन योर वे कि आपका बैंड 8 आएगा ही आएगा। अगर आपने ये सेशन पूरा देखा है और इसको समझा है और इन चीजों को फॉलो करा है तो इट इज इजी फॉर यू, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आइल्स की राइटिंग हार्ड है? इट्स नॉट सो हार्ड अगर आप थॉरोली अंडरस्टैंड करते हो टेस्ट के फॉर्मेट को, और अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने थॉट्स को, ग्रामेटिकली करेक्ट करते हो, वेल स्ट्रक्चर करते हो और प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नथिंग कैन बी पॉसिबल, है ना, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसी को इजी करने के लिए बेबी कोड एप्लीकेशन आपको दी गई है, जहाँ पे रेंज ऑफ प्रेपरेशन मटेरियल्स है, प्रैक्टिस टेस्ट है आपके लिए, सैम्पल आंसर्स भी है और लाइव वीडियो सेशंस भी हम आपको देते हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस, इन 8 स्टेप्स को फॉलो करो। बेबी कोड की एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस करो, वहाँ पे सैम्पल आंसर्स हैं, अपने आंसर्स को खुद फ्रेम करो, लिख के देखो कि आप क्या लिख रहे हो उसमें, ठीक है, आइडिया जनरेट करो। सो इफ यू लाइक अवर सेशन, प्लीज वॉच इट ऑन द यूट्यूब भी, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बेबी कोड एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट वो भी इस एजुकेशन कैंपेन में हमारे साथ ज्वाइन कर सके और फ्री क्लासेस ले सके, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज है तो ड्रॉप करो क्वेरीज, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद देम, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी। एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट सेशन, आई एम गोइंग टू कम अप वेरी सून। Thank you so much. Bye bye, all of you. Take care.